नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 12 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में प्राइमरी स्तर पर कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 21वें शिफ्ट का पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप सीडीपी के साथ साथ प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा उसका रीजन दिया गया है और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीनों में 2 शब्दों का उच्चारण किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। पक्के तौर पर मतलब कि बिल्कुल कंफर्म बोला जा रहा है कि हाँ, उसका जो विकास है वो देरी से चल रहा है या फिर विकास उसका धीरे धीरे हो रहा है। देखिए ये गलत है, क्योंकि जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के तहत बताया गया है उसमें एक टाइम पीरियड, टाइम रेंज दिया गया रहता है कि हाँ 18 से 24 महीने के बीच में बालक इतने शब्द बोल सकता है, और वो भी अनुमान रहता है, एग्जैक्ट नहीं कि इतना ही शब्द बोलेगा और इतना ही वर्ष में बोलेगा। इसी को तो व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग है, प्रत्येक बालक अपने आप में यूनिक है, जिसकी वजह से प्रत्येक बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा या फिर जो भी बौद्धिक विकास होगा वो दूसरे से अलग होगा। तो एक कहना कि एक ने 18 महीने में बोला और दूसरे ने 24 महीने में बोला, इसलिए उसका विकास देरी से हो रहा है या फिर विलंब हो रहा है, तो ये निगेटिव है, क्योंकि यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, तो ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका कारण क्या दिया गया, देखिए विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी करते हैं। ये भी विकल्प नेगेटिव है। देखिए सटीक आयु का भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, जो भी आप सीडीपी में पढ़ते हैं कि इतने वर्षों में बालक इतने शब्दों का उच्चारण कर लेता है या फिर इतने आयु में इतने शब्दों को वो बोल लेता है, तो वो सटीक नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि एक अनुमान लगाया गया। जैसे कि 100 बच्चों का अगर अनुमान लगाया गया, देखा गया तो उसका औसत निकाला गया, उसके हिसाब से सटीक नहीं होता है। ठीक है, एक रेंज होता है, अनुमान होता है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सटीक बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म होकर के बोला था स्टेटमेंट में कि पक्के तौर पर, कि मतलब हो ही गया है, पूजा बिल्कुल लेट हो गई है विकास में, इस वजह से ये निगेटिव था। ठीक है, चलिए दोनों विकल्प इसके निगेटिव हैं और दोनों गलत हैं। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 4 में देखिए दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। पहला विकल्प देखिए दिया गया है जन्म से 5 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष तक हम लोग शैशवावस्था मानते हैं, तो जन्म से 5 वर्ष तक को मध्य बाल्यावस्था नहीं माना जा सकता, ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए कहा जा रहा है जन्म से 8 वर्ष, तो जन्म से 2 वर्ष तक तो शैशवावस्था है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए 11 वर्ष और उससे अधिक, 11 वर्ष और उससे अधिक 12 और 12 प्लस को हम लोग किशोरावस्था मानते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए 6 से 11 वर्ष को मध्य बाल्यावस्था का काल कहा जाता है, विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। इसकी एज 5 साल है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है संभावित कारणों और उसके प्रभावों की परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस करने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। 5 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं की जा सकती वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ हो रहा है तो उसका क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में वो चर्चा नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता 5 साल के बच्चे। ठीक है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। 5 साल की बच्ची जो है वो जटिल प्रयोगों की योजना नहीं बना सकती, हमारा विकल्प ये भी नहीं होगा। कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, देखिए अमूर्त तर्कीकरण के लिए जो जीन पियाजे ने चौथा स्टेज बताया था उसमें वो आता है, जो कि 5 साल से आगे का स्टेज है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे, देखिए 5 साल के बच्चे जब होते हैं तो अपने घर में छोटे भाई बहन के साथ मिल करके जिस प्रकार से मम्मी पापा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी व्यवहार करने लगते हैं। कोई ऑफिस जा रहा होता है, कोई घर में खाना बना रहा होता है, तो ये क्या है, ये प्रतीकात्मक खेल है और इसी की शुरुआत हो जाती है 5 साल में, तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से क्या बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो परिवार जो होता है वो प्रथम समाजीकरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 परिवार इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए नए
अपने स्कीमा को रूपांतरित या फिर संशोधित करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, बच्चा इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से प्राप्त करेगा, इसके दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले से बच्चे के माइंड में जो स्कीमा बना हुआ, अब स्कीमा क्या होता है, तो मान लीजिए कि जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग फोल्डर्स हैं, जैसे कि MP3 गाने का अलग फोल्डर होता है, वीडियो का अलग फोल्डर होता है, इसी प्रकार से कॉन्टैक्ट्स का अलग फोल्डर है। जितने भी प्रकार के एक्सटेंशन फाइल होंगे सबका अलग अलग फोल्डर होता है, यानी कि प्रत्येक के एक्सटेंशन के अनुसार वो अलग अलग फाइल के लिए फोल्डर तैयार कर लेता है आपका मोबाइल। ठीक है, यही काम बच्चों के माइंड भी करते हैं। बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी के इंफॉर्मेशन अलग अलग सेट ऑफ बॉक्स में सेट होते हैं, जिसे हम लोग स्कीमा बोलते हैं। यानी स्कीमा सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन जाकर के सेव होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए पहले से बच्चे के माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है और कोई नया इन्फॉर्मेशन देखा, लेकिन वह पुराने इन्फॉर्मेशन से हूबहू मेल खा रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चा उसी स्कीमा में इसको रखेगा, पुराने स्कीमा में। तो जब इससे नए इन्फॉर्मेशन को पुराने इन्फॉर्मेशन में ही रखा जाता है क्योंकि कोई अंतर नहीं था, तो इसे हम लोग समावेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नया इन्फॉर्मेशन आया और उसने कुछ चेंज पाया पुराने स्कीमा से, तो इसे क्या करेगा कि पुराने स्कीमा में या तो चेंज करेगा या फिर नए स्कीमा में उस इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। देखिए, अब नया इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले इन्फॉर्मेशन से भिन्न था, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ एडिट करना होगा पुराने स्कीमा में, या फिर नया स्कीमा बना करके उसमें सेव करना होगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन सेव करने से पहले पुराने स्कीमा में कुछ चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे हम लोग समायोजन कहते हैं। और यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 2 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। मतलब कि आलू का जो चिप्स होता है, एक चिप्स होता है, उससे लगा कि ये तितली है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की ओर इशारा करता है। देखिए, संवेदी गामक संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 साल होती है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद से देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये 2 से 7 साल होता है, ये 7 से 11 साल होता है, और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11+ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे मूर्त अवस्था में देख करके चीज़ों को समझ जाते हैं और उसके बारे में चिंतन कर लेते हैं। अब बच्चा अगर मूर्त अवस्था में आलू के चिप्स को देखा है, तो अगर इस अवस्था में होता तब तो वो समझ जाता कि आलू की चिप्स है, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि इस अवस्था में नहीं है। अमूर्त में तो उससे भी आगे का स्टेज है कि बिना देखे वो बता देगा कि हाँ, अमूर्त चिंतन करने के लिए वो सक्रिय हो जाता है या फिर एक्टिव हो जाता है। तो ये अमूर्त वाला भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे मूर्त चीज़ों को देखने के बावजूद भी उसके बारे में चिंतन नहीं कर पाते, इसीलिए जब उसने मूर्त अवस्था में चिप्स को देखा तो उसे ये लगा कि ये तितले के समान की संरचना है, और इसलिए उसने कहा कि ये तितली है। ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारणों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान से समझिएगा, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका ये मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद सक्रिय होकर के अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से करते हैं। और उनका जो सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और इसके अनुसार हमें विकल्पों का चयन करना है। चलिए, पहला दिया गया संस्कृति। देखिए, उनके सिद्धांत के नाम में ये सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, तो यानी संस्कृति तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वो मानते थे। दूसरा देखिए, भाषा बोला गया है, भाषा भी उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। कैसे? देखिए, उन्होंने ये बताया कि बच्चा जब रो रहा है, बच्चे के पास अपनी कोई भाषा नहीं है, लेकिन उसे मान लीजिए भूख लगा है, 6 महीने का बच्चा है, तो उसे भूख लगता है, तो वो अपने आप को बोल तो सकता नहीं है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो रोने लगता है। जब वो रोता है तो उसकी माता समझ जाती है कि हाँ, बच्चे को भूख लगा है, यानी कि भाषा के बाद उसकी माता में विचार आया। ये संज्ञानात्मक विकास, एक तरीके से संज्ञान हुआ उसकी माता को कि हाँ, बच्चे को भूख लगी है तभी बच्चा रो रहा है। तो भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया था। ठीक है, स्कीमा की बात करें तो स्कीमा ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्कीमा जीन पियाजे का शब्द है और प्रश्न हमसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया था, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। चौथा देखिए, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, मतलब कि कोई ना कोई प्रेरक है जो कि आपको रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि संरचनावाद ये मानते हैं कि बच्चे किसी बाह्य कारक से प्रेरित नहीं हो रहे हैं, बच्चे खुद सक्रिय हैं, खुद इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, अपने अन्वेषण की रचना करने के लिए। तो यहाँ पर जो संरचनावाद है वो उद्दीपन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इस वजह से ये भी हमारा संकुचित है, उत्तर नहीं होगा। यानी कि दिए गए विकल्पों में देखिए केवल 1 और 2 वाला सही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 1 और 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। पहला दिया गया पुरस्कार और सजा। अभी मैंने जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताया था आपको कि बाह्य कारक जो भी होते हैं, पुरस्कार और सजा क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम के लिए कुछ इनाम मिल रहा है तो आप थोड़े समय के लिए मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद से अगर आपको इनाम भी दिया जाए तो भी आप उस काम को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे कि देखिए आपके घर में अगर छोटे बच्चे रहे होंगे 3 4 5 साल के, तो उनसे कभी बोल करके देखिएगा कि एक बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो वो नाटक करने लगेगा, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि मैं आपको एक टॉफी दूंगा, एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा, एक गिलास पानी लेकर के आएगा। वो पानी क्यों लाया, वो पहले नहीं लाना चाहता था, लेकिन वो पुरस्कार की लालच में आया। लेकिन इसी प्रकार से रोज आप उसको बोलने लगे कि ठीक है मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, ये काम कर दो, ठीक है मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, एक गिलास पानी ला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जब तक उसे चॉकलेट की लालच रहेगी तब तक तो वो काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका चॉकलेट से मन भरेगा वो आपके काम को अनदेखा करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चॉकलेट की लालच में वो काम कर रहा था, ना कि आपके कहने पर कर रहा था। तो पुरस्कार जो होता है वो कभी ना कभी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद पुरस्कार भी कोई काम नहीं करता है उस काम को करवाने के लिए, यानी उसकी लालच जहां खत्म हुई उसके बाद से वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं सक्रिय होकर के अन्वेषण के माध्यम से और खोज के माध्यम से करते हैं, इसके लिए कोई पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया वेधन और प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण को हम लोग रिकॉल बोलते हैं, और वेधन को मतलब कि मशीन की तरह एक ही तरीके से बार बार एक ही काम को मशीन की तरह करने के सेंस में है। जैसे कि आपने पुराने समय में बचपन में कहानी पढ़ा होगा कि कुएं से बार बार पानी निकालते समय रस्सी से जो पत्थर था कुएं का कोना वो भी घिस गया था। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 की बात करते हैं, जो कि संरचनावाद का समर्थन करता है, जिसके तहत ये बताया गया कि बच्चे सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करेंगे, ना कि बार बार प्रयास के माध्यम से। अब बच्चे के माइंड को घिसना थोड़ी है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग, ये भी निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए सहकर्मी बातचीत और पाड़। पाड़ जो है इसके फोल्डिंग बोलते हैं इसको, ये लेव वाइगोत्स्की का महत्वपूर्ण टर्म है। और साथ ही साथ उन्होंने इंटरेक्शन की बात की थी कि बच्चे सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अंतः करके ही सीखते हैं। बातचीत क्या है, इंटरेक्शन ही तो है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा की बात जब की जाती है तो बालक केंद्र में है, मतलब कि बालक के अनुभव को महत्व देने की बात की जाती है। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि टीचर बिल्कुल गौड़ माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बालक के अनुभव को महत्व देना है, प्रत्येक बालक को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देना है और बालक की रुचि के अनुसार पढ़ाना है। लेकिन टीचर का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। जो कुछ भी गतिविधि कराया जाएगा या फिर जो कुछ भी एक तरीके से बच्चों को स्वतंत्र रूप से इन्वायरमेंट में सीखने का मौका दिया जा रहा है, तो उसमें टीचर उनको अवलोकन कर रहा होगा कि कहीं गलत डायरेक्शन में या फिर गलत रिजल्ट तक बच्चे ना पहुंच जाए। तो इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है टीचर की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये विकल्प निगेटिव है। दूसरा दिया गया है एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, ये भी निगेटिव है। निष्क्रिय जहां भी आपको दिख जाए, चाहे टीचर की बात करें चाहे बच्चों की बात करें, वो कभी भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए शिक्षक को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। क्योंकि आज हम लोग लोकतांत्रिक कक्षा की बात करते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक तौर पर सभी बच्चों को अपने बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए, ना कि तानाशाह की तरह टीचर ही केवल ना बोले बल्कि बच्चे भी इंटरेक्ट करें कक्षा में, ये होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अब सहयोगात्मक कक्षा कब होगा, जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीख रहे होंगे, यानी इंटरेक्शन कर रहे होंगे। टीचर भी कुछ बोल रहा होगा और उसका जवाब बच्चे दे रहे हैं, बच्चे भी कुछ प्रश्न पूछ रहे होंगे और उसका जवाब टीचर दे रहे होंगे। इसी को तो सहयोगात्मक कक्षा कहेंगे। यानी कि बालक के अनुभवों को महत्व दिया जा रहा है कक्षा में, यह सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसमें पहले ये माना जाता था कि जो समाज का नियम है वो बिल्कुल रिजिड है, उसको कुछ बदला ही नहीं जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा और ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगता है और ज़्यादा उसकी आयु बढ़ती है, जब उसे अनुभव होता है, तब उसे समझ में आता है कि नियम और कानून में भी परिवर्तन हो सकता है और जो नैतिकता है वो व्यक्तिगत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी के लिए चोरी करना
उसकी आजीविका है, चोर भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ही चोरी कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति उसको गलत मान सकता है और उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। या फिर इसका एक और उदाहरण समझिए, पहले के समाज में क्या होता था कि बाल विवाह होता था, बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन उस समय समाज इसे सही मानता था और समाज के मेजॉरिटी लोग भी इसे सही मानते थे और अपने बच्चियों की शादी कम एज में कर देते थे। लेकिन कभी ना कभी किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को यह महसूस हुआ होगा कि यह कानून गलत है, भले ही समाज ने इसे स्वीकृति दी है, बावजूद इसके हम नियम को परिवर्तन करेंगे, नियम में बदलाव लाएंगे। और यही बात विकल्प नंबर 3 कह रहा है। देखिए, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, यानी कि भले ही समाज ने हमारे ऊपर कुछ भी थोपा हो, रूढ़िवादी चीज़ें भले ही चली आ रही हैं, लेकिन अगर ये लगता है कि उसमें कुछ कुरीति है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। यही विकल्प नंबर 3 कर रहा है, जो कि प्रश्न के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं और प्रतीकों का हेर फेर कर समाधान तक पहुंच सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। पहला दिया गया सृजनात्मक, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया स्थानिक स्थान विशेष से संबंधित बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए प्रकृतिवादी, ये प्रकृति से संबंधित बुद्धि के संदर्भ में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए तर्कशास्त्रीय गणितीय। यहाँ पर देखिए गणितीय में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, इन्हीं सिंबल्स की बात की गई है प्रतीकों का हेर फेर करके, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमूर्त विचार की भी बात की गई थी और गणितीय विचार जो होते हैं वो अमूर्त ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2+3 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो बच्चा 2+3 कैसे हुआ वो मूर्त अवस्था में नहीं देख पा रहा है। मूर्त हम इसको तब बनाते हैं जब मान लीजिए 2 तिल्ली पहले लिया गया, फिर आगे 3 तिल्ली और ले लिया गया और इस 2 तिल्ली के ग्रुप को उठा करके इस 3 तिल्ली के साथ रख दिया गया। अब बच्चा इसको पूरी तरीके से गिन करके बताएगा कि हाँ 5 तिल्लियां हो गई। तो ये गणितीय जो कॉन्सेप्ट है वो अमूर्त होता है, इसे मूर्त अवस्था में हम लोग परिवर्तित करके बच्चों को आसान करने के लिए हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो अमूर्त विचार किससे जुड़ा हुआ है? गणितीय से जुड़ा हुआ है, गणित से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बहुभाषिकता के संदर्भ में एनसीएफ 2005 इसे बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। इसका मतलब क्या हुआ बहुभाषिकता का मतलब? इसका मतलब यह है कि देखिए एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चों को उसके मातृभाषा में ही प्राइमरी में पढ़ाना है। लेकिन मान लीजिए एक कक्षा में हिंदी राज्य से संबंधित कोई बालक है जिसकी मातृभाषा हिंदी है, कोई पंजाब से आया हुआ बालक है जिसकी मातृभाषा पंजाबी है, कोई उड़ीसा से आया हुआ है जिसकी मातृभाषा उड़िया है, कोई साउथ से आया हुआ है तमिल तेलुगु मलयालम में से कोई भी उसकी मातृभाषा हो सकती है। तो क्या एज ए टीचर प्रैक्टिकली ये संभव है कि एक टीचर इन सभी बच्चों को उनकी अलग अलग मातृभाषा में पढ़ा पाए? नहीं प्रैक्टिकली संभव है। इसलिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आप अपनी जो औपचारिक भाषा है विद्यालय की भाषा उसी में पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को कम से कम अपने अनुभव को रखने के लिए उनको उनकी मातृभाषा में मौका दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि धीरे धीरे मातृभाषा में जब बच्चे कक्षा में बोल रहे होंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ मुझे मेरी मातृभाषा में बोलने का मौका दिया जा रहा है। और जैसे जैसे आप जो औपचारिक भाषा है उसका प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे भी उस औपचारिक भाषा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मतलब कि जो बहुभाषिकता है उसका मतलब ये हुआ कि बच्चे मातृभाषा से प्रारंभ करके विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आते हैं और उसमें अंतःक्रिया करना या फिर उसमें इंटरेक्शन करना सीखते हैं धीरे धीरे। जैसे कि मान लीजिए एक पंजाबी वाला जो बालक था उसकी जो मदर टंग है पंजाबी, जब पंजाबी में अपने आप को इंटरेक्शन कर रहा होगा, बोल रहा होगा, तो दूसरे राज्य का अभ्यर्थी जैसे साउथ का कोई बालक हो गया जिसका तमिल मदर टंग था, तो पंजाबी के लैंग्वेजेस को सुन रहा होगा, उसके शब्दों को सुन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक नई भाषा को सीखने का उसको मौका मिल रहा है। इसीलिए इसको एक संसाधन के तौर पर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह किसका उदाहरण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लड़के और लड़कियों में उनके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है कि लड़कों को ये माना जा रहा है कि वो मजबूत होते हैं तो उनको फर्नीचर इधर से उधर करने के लिए कहा गया, और लड़कियों के लिए कहा गया कि जैसे घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा करती हैं, तो उनके लिए कहा गया कि आपको कक्षा को साफ सुथरा रखना है। तो ये जेंडर के प्रति रूढ़िबद्धता विचार बताया जा रहा है। जिस प्रकार से समाज हमारे ऊपर पहले से ये थोपा हुआ है कि लड़कियां घर का ही काम करेंगी,
झाड़ू पोछा और चूल्हा चौका काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। ये समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है। क्यों नहीं लड़कियां भी बाहर का काम कर सकती है? आज लड़के लड़कियों में ये कहा जाता है कि कंधे से कंधा मिला करके चले और लड़कियां भी बाहर जाकर के काम कर रही हैं, हर विभाग में काम कर रही हैं। तो ये कहना कि लड़कियां केवल साफ सुथरा रखेंगी और लड़के फर्नीचर जैसे हिलाने का काम, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम, मजबूती वाला काम लड़के करेंगे, ये पहले से रूढ़िबद्ध विचार टीचर ने बना लिया है। और किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर, यानी लड़के और लड़कियों के आधार पर। यही देखिए ऑप्शन नंबर 1 में यही दिया गया, जेंडर रूढ़िवादिता इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन के संदर्भ में यह कहती है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत मतलब कि बच्चा कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि परीक्षा के लिए सीखना। परीक्षा, देखिए यहां पर निगेटिव सेंस में, क्यों? क्योंकि परीक्षा में पास होना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। जब बच्चा एक तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके समाज में जाएगा तो समाज में बेहतर इंसान के तौर पर अपने व्यवहार को परिलक्षित करे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परीक्षा कहना यहां पर निगेटिव है, क्योंकि परीक्षा में पास तो बच्चे रट करके भी पास हो सकते हैं, लेकिन उसे अधिगम थोड़ी बोला जाएगा। अधिगम का मतलब ये होता है कि प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उसे अधिगम या फिर सीखना कहते हैं। तो परीक्षा के लिए केवल पढ़ा नहीं जाता है, यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आकलन के लिए योगात्मक तरीके। देखिए दो प्रकार से आकलन होते हैं, पहला रचनात्मक और दूसरा योगात्मक। रचनात्मक का मतलब यह होता है कि जो कक्षा के दौरान बच्चा कुछ भी गतिविधि कर रहा है तो उसी समय उसका मूल्यांकन किया जाए, जो कि सतत मूल्यांकन भी बोला जाता है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन की अगर बात करें तो सत्र के अंत में, जैसे कि कक्षा 3 में बालक है तो कक्षा 3 के समाप्ति पूरे सत्र के बाद जो उसकी फाइनल परीक्षा होती है उसे योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योगात्मक मूल्यांकन से ज्यादा रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है, यानी कक्षा के दौरान जब पढ़ाया जा रहा है तभी बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 भी यहां पर निगेटिव है, क्योंकि यह सत्र के अंत की बात कर रहा था। ठीक है, दूसरा देखिए कहा जा रहा है प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल करने की बात की जा रही है, रटने से संबंधित है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की बात की जा रही है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार का जब परीक्षण किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, तो हो सकता है बच्चे ने प्रश्न को रटा हो, लेकिन जब बच्चे को आप एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, तब जब बच्चा बोल रहा होता है, अपने मौलिक विचारों को प्रदर्शित कर रहा होता है, तब ज्यादा समझ में आएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितने हद तक समझ में आया है। जैसे कि अगर मैं ये पूछूं बच्चे से कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा हो सकता है रट कर भी जवाब दे दे, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इसमें बच्चा रट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अपना अलग अलग मौलिक विचार होगा, उसके हिसाब से वो उत्तर दे रहा होगा। तो दूसरा वाला जो प्रश्न था वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे को अपने क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिलेगा। तो वस्तुनिष्ठ जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप से सोचना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एक तरीके से पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है और दूसरे से वो अलग तरीके से सीख सकता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। एकल संस्कृति का कहने का मतलब कि एक ही प्रकार की संस्कृति से जुड़े बच्चों को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ताकि उसमें कंपटीशन कराया जा सके। कंपटीशन देखिए यहां पर निगेटिव सेंस में होता है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक एक ही कक्षा में पढ़ रहा है। जैसे कि कोई अगर अधिगम विकार से जूझ रहा हो, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, कोई अधिगम ये अधिगम विकार या फिर अधिगम अक्षमता इसे ही बोलते हैं, या फिर कोई मान लीजिए शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, जैसे कि कोई दृष्टिबाधित या फिर श्रवण बाधित, या फिर कोई बहुत प्रतिभाशाली है और कोई बहुत कमजोर है। तो जब एक दूसरे का आप कंपटीशन करेंगे, पहले तो ये एक स्केल पर कंपटीशन हो ही नहीं सकता। मान लीजिए जो देख नहीं सकता और जो सुन नहीं सकता, कैसे प्रैक्टिकली संभव है कि एक ही मानक के तौर पर उनका परीक्षण किया जाए? या फिर मान लीजिए कि बहुत प्रतिभाशाली है, अगर उसका कंपटीशन आप बहुत कमजोर से कर देंगे, तो जो बहुत कमजोर था, जो सीख नहीं पा रहा है, वो और हीन भावना का शिकार हो जाएगा कि पहले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मेरा और ज्यादा कंपटीशन कराया जा रहा है प्रतिभाशाली बालक से। तो कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन अपने आप से होना चाहिए कि कल बच्चे ने कितना सीखा था और आज उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, खुद से होना चाहिए, ना कि दूसरे से। ठीक है, तो यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए वास्तविक स्कूल को में भेज करके, देखिए अब जो दिव्यांग बच्चे हैं या फिर दृष्टि से जो देख नहीं सकते, उनके अलग स्कूल की बात करता है, जो कि
समावेशी कक्षा इसका पूरी तरीके से विरोध करता है। समावेशी कक्षा ये कहता है बालक में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, शारीरिक या फिर अधिगम विकार से संबंधित सबको एक ही कक्षा में एक ही साथ पढ़ाना है, और ये विकल्प अलग स्कूल भेजने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को नामांकन और पृथक्करण करके, ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि देखिए अकादमिक क्षमता यानी कि बहुत प्रतिभाशाली बालक को अलग से नामांकन करने की बात की जा रही है कि तुम बहुत तेज हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, और जो कमजोर है उसको एकदम कमजोर करके और अलग अलग ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, जो कि समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से विरोध है, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलना है, ना कि किसी को बांटना है। योग्यता के आधार पर, अकादमिक के आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं। समावेशी कक्षा इसका विरोध करता है, यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। देखिए विभिन्नताएं जो हैं वो एक संसाधन के तौर पर देखी जा सकती हैं। कैसे? मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग ऑडियो का यूज कर सकते हैं, और जो सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल क्लिप्स का यूज करना होगा। तो ये उनकी आवश्यकता थी, जिसके हिसाब से हमें ये सभी चीज़ें रिक्वायर्ड है और कक्षा में लानी ही होंगी, विजुअल क्लिप्स या फिर साइन लैंग्वेज, इस टाइप का ब्रेल लिपि। तो इससे क्या होगा कि एक बालक जो एक तरीके से एक शिक्षण विधि से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा था, जब उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा चित्रों के माध्यम से या फिर वीडियो क्लिप के माध्यम से, तो हो सकता है कि बच्चा उसको और अच्छे तरीके से सीख पाए। तो ये एक संसाधन के तौर पर इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, और यही बात विकल्प नंबर 1 कह रहा है कि यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता है? ध्यान से समझिएगा, समावेशी कक्षा की बात की गई है। इसके पहले वाले प्रश्नों में भी मैंने चर्चा किया था। समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है कि चाहे बालक में किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो, चाहे बालक में किसी भी प्रकार का अधिगम विकार हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात होगी। और जहां पर भी हमें अलगाव करने की बात है, अलग करने की बात है, पृथक करने की बात है, ग्रुप में बांटने की बात है, योग्यता के आधार पर, वो सभी वर्ड निगेटिव होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा देखिए, कहा जा रहा है रूढ़िवादित्व को मजबूत करना। अब पहले से जो समाज में रूढ़िबद्ध विचार हैं कि जो पहले क्या होता था कि पहले जो शारीरिक अक्षमता या फिर दिव्यांग बालक थे उनके लिए अलग स्कूल होते थे, लेकिन आज के डेट में समावेशी कक्षा कॉन्सेप्ट आने के बाद से सबको एक ही विद्यालय में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। तो पहले ये रूढ़िबद्ध विचार था कि इनके लिए अलग स्कूल होता है, लेकिन उस विचार को अब हमें त्यागना होगा। क्यों? क्योंकि आरटीई एक्ट और जो शिक्षा में लगातार सुधार हो रहे हैं वो ये बढ़ावा देता है कि बच्चों को एक नज़र से देखना है, चाहे बालक में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो। ठीक है, तो ये रूढ़िबद्ध विचार को मजबूत करना निगेटिव सेंस में, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों का अलगाव। मैंने पहले भी आपको बोला था, जहां पर भी आपको अलगाव, बंटवारा, ग्रुप में बांटना, नामीकरण करना, ये जितने वर्ड होते हैं वो निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों का नामीकरण, ये भी अलग अलग बच्चों को नाम देने की बात कर रहा है कि तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत कमजोर हो, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अलगाव पैदा करते हैं बच्चों के बीच में। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए, सीखने का अनुकूल माहौल। ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। सीखने का अनुकूल माहौल, इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट है कि ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको पढ़ाया जाए, या फिर उसको ऑडियो क्लिप्स दिया जाए, या फिर बोल करके उसको समझाया जाए। लेकिन जो मान लीजिए श्रवण बाधित है, जब वो आप उसका वाइवा लेंगे या फिर मौखिक परीक्षा लेंगे, तो क्या वो उसे सुन करके उत्तर दे पाएगा? नहीं सुन पाएगा। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि उसके लिए वीडियो क्लिप्स की इस्तेमाल किया जाए, या फिर साइन लैंग्वेज के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाए। यानी प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए शिक्षण विधि होनी चाहिए जो कि उनको अनुकूल बनाए सीखने के माहौल में। ऑप्शन नंबर 1 इसी बात की चर्चा कर रहा है, और ऑप्शन नंबर 1 ही एप्रोप्रिएट जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? ध्यान से समझिएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि इस 4 विकल्प में 4 चुनौतियां दी गई हैं, और कौन सा ऐसा चुनौती है जिसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चा बहुत कम ध्यान केंद्रित कर पाता है और बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। जैसे कि देखिए, आप छोटे बच्चों को देखते होंगे तो वो एक काम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। एक काम कर ही रहा होता है, अचानक से कुछ खट की आवाज़ हुई, उसका ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाएगा और वो उधर मुड़ जाएगा। एक बालक कुछ अन्य काम कर रहा था, देख रहा था कि 2 बच्चे आ रहे हैं, तो उसकी तरफ वो भागने लगता है। मतलब कि उनका ध्यान इतना कम केंद्रित रहता है किसी एक काम पर, और बहुत ज़्यादा अति क्रियाशील रहते हैं।
इसी को ध्यान में रखकर के हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चुनौती है जो कि इस विकार से जूझ रहे बालकों की पहचान कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। अब मान लीजिए एक बहुत लंबा कार्य बच्चे को दे दिया गया और वो इस विकार से जूझ रहा था, तो क्या बहुत लंबे समय तक उसका ध्यान केंद्रित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, उसका ध्यान भंग होगा और वो तुरंत उस काम को छोड़ देगा। तो इसी चुनौती के माध्यम से इस अधिगम विकार या फिर इस विकार से जूझ रहे बालक की पहचान की जा सकती है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? ध्यान से समझिएगा, पठन क्षेत्र में कठिनाई यानी कि पढ़ने में अक्षमता, जिसे हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे पढ़ने में अक्षमता महसूस करते हैं। तो इस विकार से जूझ रहे बालकों के लिए क्या आवश्यक होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर उसको पढ़ने के लिए देने के बजाय अगर उसको हम लोग मौखिक तौर पर भी अधिगम कराने की कोशिश करें तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। हमसे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी भाषाओं के विषयों को उस पर थोप दिया जाए कि नहीं, तुमको पढ़ना ही है। अब पहले से ही बच्चा पढ़ने में अधिगम अक्षमता वो महसूस कर रहा था, पठन क्षेत्र में डिसलेक्सिया से जूझ रहा था, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा विषय उसको देंगे तो और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं बल्कि और उसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव, मतलब कि बिल्कुल ही अलग ग्रुप करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है। समावेशी कक्षा का ये पूरी तरीके से विरोध है। आप बालक किसी भी अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है, उसको अलग नहीं करना है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार प्रयोग करना। दंड एनसीएफ 2005 के द्वारा निषेध किया गया है। आप किसी भी बच्चे को शारीरिक तौर पर या फिर शाब्दिक तौर पर दंड नहीं दे सकते हैं। ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा विषयों से उचित छूट। अब देखिए, भले ही बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन भाषा के 4 कौशल हैं, पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना। तो पढ़ने में अगर उसको कुछ दिक्कत है तो थोड़ा सा आप उसको उसके साथ रियायत बरतिए, उसको पढ़ने में थोड़ा छूट दे दीजिए, लेकिन आप मौखिक तरीके से उस बच्चे को सिखा सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेश में मदद मिलेगी? यानी कि यहां पर देखिए 4 प्रकार के बालकों की बात की गई है और हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर अलग अलग उपकरण का प्रयोग किया जाए या फिर सहायक टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, तो किसको मदद मिलेगी समावेशन में? देखिए, पहला बोला गया कि वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है। जाहिर सी बात है, अब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग या फिर तकनीक का यूज करके हम लोग बच्चों को कुछ 3D अगर मॉडल दे दें तो बच्चा भले ही देख नहीं सकता है लेकिन वो छू करके महसूस कर लेगा, या फिर कुछ वीडियो क्लिप चलाएं तो ऑडियो सुन करके उसको महसूस कर सकता है, ऑडियो को सुन करके समझ सकता है। तो ये दृष्टिबाधित को समावेशित करने में मदद करेगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता और अति क्रियाशीलता विकार है। देखिए, बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो उसको उसकी रुचि के हिसाब से उसको कुछ उपकरण या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ उसको दे दिया जाए ताकि उसमें उसका रुचि उत्पन्न हो और वो अधिक समय तक अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। तो ये भी उसको समावेशित करने में बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। तीसरा देखिए, वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है, यानी कि एक तरीके से बीमारी होती है ये, जिसमें बच्चा एक तरीके से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। तो ये भी इन उपकरणों के माध्यम से और इस सहायक तकनीकों के माध्यम से बच्चे को हेल्प मिल सकती है, उसके समावेशन में मदद मिलेगी। ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। चौथा कहा जा रहा है असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की बात की जा रही है। तो इन टेक्नोलॉजीज की माध्यम से बच्चे को उसके मानसिक स्तर के अनुसार और ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करने का मौका दिया जा सकता है, यानी ये भी इसका एप्रोप्रिएट होगा। चारों विकल्प इसके सही हैं। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए चारों विकल्पों की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के बच्चों की बात की गई है और उनके समावेशन के लिए कि क्या क्या हो सकता है, तो कौन सा इसमें सही मेल है वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया प्रतिभाशाली, और इसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत आसान और सरल सामग्री देना चाहिए। तो जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसके मानसिक स्तर के अनुसार उसको और प्रोग्रेस करने के लिए उसके मानसिक स्तर के अनुसार थोड़े डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहिए, ना कि आसान होना चाहिए। तो ये विकल्प मेल नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए स्वालीनता, यानी जो बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है, किसी दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता है, इसके लिए बोला जा रहा है कि कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना चाहिए। तो इससे बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने आप में ही खोने वाला है, वो दूसरे से इंटरेक्शन बहुत कम करता है और कक्षा में एक तरीके से
सहज बहुत कम महसूस कर रहा है, वो अपने आप में ही खोया रहता है। तो जब कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदला जाएगा तो बच्चा उसमें अनकंफर्टेबल होगा, ये इससे मेल नहीं खाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पठन वैफल्य की बात की गई है, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य, मतलब कि पढ़ने में अक्षमता। अब जब उसको आप होमवर्क दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है होमवर्क करने के लिए वो लिखेगा सही, और लिखने से पहले उसको जैसे कि मान लीजिए बच्चे को बी लिखना है और यहाँ पर डी लिखना है, तो बी और डी में कब वो लिख पाएगा, जब वो इसका अंतर समझेगा कि बी में इस प्रकार से लिखा जाता है और डी इस प्रकार से लिखा जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें डिसलेक्सिया पर ही आधारित वो पूरा मूवी था, जिसमें बच्चा इसमें अंतर ही नहीं कर पाता है। यानी कि लिखने से पहले बच्चे के अंदर ये समझ विकसित होनी चाहिए कि बी और डी में अंतर क्या है। अब जब उसमें समझ विकसित ही नहीं है तो वह इस पर आधारित होमवर्क को कैसे कर लेगा, ये भी मेल नहीं खाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है, वाक हानि, यानी कि जो रुक रुक के बोलते हैं या फिर थोड़ा तुतलाते हैं या फिर बोलने में जिनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, जो लगातार कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनकी बात की जा रही है। धैर्य दिखाना, मतलब कि एज ए टीचर आप धैर्य दिखा रहे हैं और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। मतलब कि जब बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो एज ए टीचर आप उसको थोड़ा और ज़्यादा समय दे दीजिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, हम पूरा धैर्यवान हैं, आप अपने बात को पूरी अच्छे तरीके से रखिए, तो बच्चा भी इससे थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा, और ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम तब प्रभावी होता है जब, पहला विकल्प दिया गया है यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया चॉकलेट वाला, मान लीजिए बच्चे को आप अधिगम सिखाना चाह रहे हैं और बार बार आप उसको लालच दे रहे हैं कि तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें कुछ और दिला दूंगा, तो बच्चा फर्स्ट आना चाहता है और वो चीज़ों को रटने लगता है। क्यों? क्योंकि वो इस लालच में पढ़ाई कर रहा है कि मैं फर्स्ट आऊँगा तो मुझे साइकिल दिला दिया जाएगा मेरे परिवार के द्वारा, तो उसका रुचि पढ़ने में नहीं है, उसका रुचि साइकिल में है, और इसलिए वो साइकिल के लिए पढ़ रहा था। ये साइकिल क्या है? बाहरी प्रेरक है। तो बाहरी प्रेरकों के द्वारा जब निर्देशित होता है बालक, तब उसका अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ों को रटने लगता है कि एनी हाउ मुझे फर्स्ट आना ही है, तब वो सीखने पर जोर नहीं देता है, तब वो फर्स्ट आने पर जोर दे रहा है, चाहे रट कर ही सही क्यों ना वो फर्स्ट आए। ठीक है, तो बाहरी प्रेरक द्वारा निर्देशित होना ये अधिगम प्रभावी नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्नों में भी चर्चा किया था कि कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए कि कल बच्चे ने कितना सीखा था और आज उस बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है। जब आप एक बच्चे का दूसरे प्रतिभाशाली बच्चे से कंपटीशन कराते हैं तो बच्चा हीन भावना का शिकार होता है, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, पूरी तरीके से आपको इस प्रकार से सेंस आ रहा होगा कि केवल शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है, केवल एकमात्र, यही, पूरी तरह से, ये जितने भी वर्ड हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, किसी एक ही पक्ष की केवल बात करते हैं और दूसरे पक्ष को इग्नोर करने की बात करते हैं, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य एवं स्वयं निर्धारण करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक के रुचि के हिसाब से और बालक को खुद अपना मूल्यांकन करने का अवसर दिए जाने की बात की जाती है, तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बालक की सहभागिता इसमें है, बालक सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है अधिगम सीखने की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर 4 अप्रोप्रिएट और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। रचनावादी यानी कि लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे रचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका ये मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी कर करके। ठीक है, यानी कि उनका जो अधिगम अर्थपूर्ण अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, ये विकल्प निगेटिव है। सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति, निष्क्रिय वर्ड तो जहां पर भी दिखे आगे आपको सोचना ही नहीं है, ये विकल्प गलत हो गया। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हैं कक्षा में, टीचर कक्षा में आते हैं और बच्चों को सूचना देकर के चले जाते हैं। तो देखिए, बच्चे को, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो आप उससे बोल करके देखिएगा कि मोबाइल को पानी में मत डालना बाबू, नहीं तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। वो विश्वास नहीं करेगा, उसे लगेगा कि मुझे झूठ बोला जा रहा है। वो जब तक खुद करके नहीं देखेगा तब तक उस पर विश्वास नहीं करता है। यानी कि बच्चे इतना ज़्यादा उत्सुक होते हैं किसी के बारे में जानने के लिए, जब तक वो खुद करके नहीं सीखते हैं, तब तक नहीं देखते हैं, तब तक वो उसके बारे में विश्वास नहीं करते हैं। तो बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, ना कि निष्क्रिय तौर पर। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना। तो बुद्धि लब्धि, यहाँ पर बच्चों को एक तरीके से बुद्धि लब्धि के आधार पर बंटवारे के सेंस में ये विकल्प दिया गया है कि केवल बुद्धि लब्धि नापना बच्चों का या फिर मापन करना बच्चों का उद्देश्य नहीं है। बच्चे की अगर बुद्धि लब्धि कम भी है तो एज ए टीचर आपका ये रोल है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चला जाए और सभी बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि सबको अर्थपूर्ण तरीके से अधिगम कराना है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि गणना करके फायदा क्या होगा? जब सबको एक ही साथ लेकर के चलना है तो सबको हमें सिखाना है, किसी को भी बुद्धि लब्धि आईक्यू के बेस पर डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, क्रमादेशित निर्देशों के उपयोग पर केंद्रित। क्रमादेशित निर्देश यानी कि एज ए टीचर आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि आप केवल इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, बल्कि जो भी गतिविधि बच्चे के द्वारा किया जा रहा है उस गतिविधि में एज ए टीचर आपको भी पार्टिसिपेट करना है ताकि बच्चे क्रियाशील रहें। क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिया, उसके बाद से आप चले गए एज ए टीचर, तो होगा क्या कि बच्चे कुछ समय तो आपके डर से काम कर रहे होंगे, लेकिन थोड़े देर बाद वो दिशाहीन हो सकते हैं या फिर दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपका काम हमेशा उनको अवलोकन करना है और उनको सही डायरेक्शन में आगे लेकर के बढ़ना है। तो केवल एक बार इंस्ट्रक्शन देकर के आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। निर्माण कैसे होगा? जब बच्चा अपने अन्वेषण के माध्यम से खुद अर्थ निकालेगा और अपने ज्ञान की रचना करेगा। यही तो बोला जा रहा है, अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा विकल्प दिया गया है मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की बात की जा रही है। देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें अधिगम, विकार, शारीरिक अक्षमता, प्रतिभाशाली, बहुत कमजोर सभी एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो क्या ये संभव है कि सबको एक ही विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए? मान लीजिए मैं मौखिक तौर पर कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो जो बच्चा श्रवण बाधित है क्या मेरी बातों को सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। तो और मान लीजिए कोई लिखित परीक्षा में करा रहा हूं या फिर कुछ लिखवा रहा हूं, तो जो दृष्टिबाधित है क्या वो उसको लिख पाएगा? या फिर कोई किताब पढ़वा रहा हूं तो दृष्टिबाधित बालक क्या उस किताब को देख करके पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। यानी कि सबके लिए स्टैंडर्ड विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, सबकी आवश्यकता अलग है और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही बच्चे का शिक्षण होना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव था क्योंकि सबको एक ही विधि से पढ़ाने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि यानी कि जो सिलेबस है उसमें लगातार वृद्धि करने की बात कर रहा है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं किया है। ठीक है, दूसरा देखिए, रट कर सीखने की प्रक्रिया, रटना, याद करना, ये सभी वर्ड निगेटिव हैं, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि बच्चे को सक्रिय भागीदारी के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखता है और अपने ज्ञान की रचना करने वाला मानता है, ना कि रटने वाला। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि बच्चे खुद क्रियाशील होकर के सीखेंगे तो पहले उनको ये जानना होगा कि हमें अन्वेषण कैसे करना है, खोज कैसे करना है, तभी तो वो सीख पाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि बच्चे खुद पहले ये सीखें कि सीखना कैसे है, किस प्रकार से अवलोकन करना है, किस प्रकार से अन्वेषण करना है, किस प्रकार से चीज़ों को खोजना है, किस प्रकार से चीज़ों का विश्लेषण करना है। तो यही कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हम सीख सकते हैं उसके बारे में सीखना। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? ध्यान से समझिएगा। संश्लेषण का मतलब क्या हो गया कि कई इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और विश्लेषण का मतलब क्या हो गया कि उन इन्फॉर्मेशन, उस डेटा के आधार पर हम लोग एक निश्चित रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद से अनुप्रयोग का मतलब क्या हो गया कि जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ उसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करके देख रहे हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है अथवा नहीं करता है। तो ये क्या है? ये उच्च क्रम का चिंतन कौशल है, क्रिटिकल थिंकिंग है। विकल्प नंबर 1 एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? वैकल्पिक धारणा का मतलब कि मान लीजिए मैथ में कोई बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है एक विधि से, तो वह किसी उसका अल्टरनेट प्रोसेस निकाल रहा है या फिर अल्टरनेट विधि के माध्यम से, किसी वैकल्पिक विधि के माध्यम से उस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है। यानी वैकल्पिक अवधारणा अपने मन में विकसित करने की बात की जा रही है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि इस पर फोकस कर रहा है? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित हो। तो जब बच्चा अपने विचार प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहा है तो कैसे वो बता पाएगा कि मैंने इसका अल्टरनेट प्रोसेस निकाला है? तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि बच्चा जब अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करेगा कक्षा में, तभी तो पता चल पाएगा कि हाँ बच्चे ने नया अल्टरनेट प्रोसेस निकाल लिया है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि उसको रोका जा रहा था अपने आप को एक्सप्रेस करने से। तो ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विषय
वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। अब जब शिक्षक केंद्रित है तो जाहिर सी बात है बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे और शिक्षक ही सब कुछ आकर के कक्षा में पढ़ा करके चला जाएगा। तो जब बच्चा निष्क्रिय है, जब कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से पता चल पाएगा कि बच्चे ने अल्टरनेट प्रोसेस के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये विकल्प भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मतलब कि उसको इग्नोर करने की बात की जा रही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ यानी कि बच्चा जिस परिवेश से आया है, जिस सामाजिक संदर्भ रेफरेंस को लेकर के आया, जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया है, उसको इग्नोर करने से क्या होगा कि बच्चा सहज महसूस नहीं करेगा कक्षा में। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत गरीब बच्चा है और बहुत अमीर अमीर बच्चे उस कक्षा में हैं, तो जब आप उसको उदाहरण भी मान लीजिए कोई एग्जाम्पल भी देना है, तो आप उसको फरारी और बहुत बहुत महंगे महंगे चीज़ों का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या उसको उससे वो कोरिलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो कोरिलेट तभी कर पाएगा जब उससे जुड़ाव महसूस करने वाला आप उसको उदाहरण प्रस्तुत करें। तो आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, सबको एक साथ लेकर के चलना है समावेशी कक्षा में। इस वजह से उपेक्षा करना निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। यानी कि अगर मान लीजिए बच्चे ने कुछ अल्टरनेट प्रोसेस के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व किया, तो जब आप उसको एक्सप्रेस करने का मौका देंगे तभी तो पता चल पाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ नया वैकल्पिक तरीका निकाला हुआ है। यही बात कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहां पर बच्चे वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। परिहार का मतलब यहाँ पर एवॉइडेंस है, यानी कि इग्नोर करने की बात की जा रही है। तो इग्नोर, किसी भी चीज़ को इग्नोर करके क्या हम लोग लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। प्रदर्शन यानी कि बिल्कुल आउटपुट की बात की जा रही है। तो आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा में आप पास हो गए तो वो आपका आउटपुट हो गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने रट करके पास किया हो। तो जब रट लिए हैं तो आप चीज़ों को सीखे नहीं हैं। तो हमारा फोकस सीखने पर होना चाहिए, ना कि केवल परीक्षा में नंबर पाने से। तो प्रदर्शन भी यहाँ पर निगेटिव सेंस में है। दूसरा देखिए, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। परिहार का मतलब एवॉइडेंस यानी इग्नोरेंस की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में किसकी भावना पैदा करनी चाहिए? दूसरा विकल्प देखिए, बहिष्करण की बात की जा रही है, जो कि अलगाव की बात करता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। हीनता की बात की जा रही है, ये भी निगेटिव वर्ड है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा जुड़ाव, ये पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि जब टीचर बच्चों से जुड़ाव महसूस करेंगे तभी तो बच्चे भी अपने आप को सहज कंफर्टेबल फील कर पाएंगे उस कक्षा में, और इंटरैक्टिव कक्षा होगा और बच्चे भी रुचि लेंगे और सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करेंगे। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और वो जो पहले से जानते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान की बात की जा रही है, के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। ये बात तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न हम लोग इसीलिए पूछते हैं ताकि बच्चे का पूर्व ज्ञान पता चल सके और उस पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा बच्चे को दी जा सके, आगे का ज्ञान दिया जा सके। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। इसका रीजन क्या दिया गया, कारण क्या दिया गया? पूर्व ज्ञान नई अवधारणा के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये विकल्प निगेटिव दिया गया, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान होता है, बच्चा जिसके भी बारे में पहले से अपना अनुभव लेकर के आया, उसको सीखने में बच्चे को मदद मिलेगी। यानी देखिए एनसीएफ 2005 बच्चों को परिवेश से जोड़ करके पढ़ाने की बात करता है। परिवेश क्या है? बच्चे का अनुभव है, और अनुभव हो गया यानी कि पूर्व ज्ञान हो गया। तो जब बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान को दिया जाता है तो बच्चा उसको अर्थपूर्ण तरीके से यानी बेहतर तरीके से सीख पाता है। और ये विकल्प उसका उल्टा कह रहा है कि पूर्व ज्ञान कोई भी भूमिका नहीं निभाता है नए कॉन्सेप्ट को सीखने में। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए सही है और आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप यानी युग्म है? पहला दिया गया दंड से बचाओ आंतरिक प्रेरणा। तो दंड जो होता है वो बाहरी प्रेरणा का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप छोटे रहे होंगे तो आपके पिताजी जब काम से वापस घर पर आ रहे हैं, ऑफिस से वापस घर पर आते हैं, तो उनके आने से पहले आपको समय पता होता था और आप क्या करते थे कि तुरंत हाथ पैर धो करके किताब लेकर के बैठ जाते थे। भले आप पढ़ने का मन नहीं है, भले आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप उनके डर से, दंड की वजह से कि अगर पापा देख लेंगे तो मेरी पिटाई हो सकती है या फिर मुझे डांट पड़ सकती है, इस वजह से आप पढ़ने लगते थे। तो ये क्या है? आप पापा की डर से, दंड से बचने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये दंड जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ना कि इंटरनल। ये
विकल्प मेल नहीं खाता, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए नगद पुरस्कार, नगद पुरस्कार को क्या बोला गया, आंतरिक बोला गया, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्नों में कई बार उदाहरण दिया कि जब चॉकलेट बच्चे को दिया जाएगा तो उस चॉकलेट के लालच में बच्चा काम करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का मन चॉकलेट से हटेगा वो काम को नहीं करेगा। अगर मान लीजिए बच्चा इंटरनली मोटिवेट होता तो भले चॉकलेट दे या ना दे, वो उस काम को करता, लेकिन वो चूंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो कि चॉकलेट यहां पर काम कर रहा था नकद पुरस्कार का, इसकी वजह से काम कर रहा था, तो नकद पुरस्कार जो होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ना कि इंटरनल, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी की बात की गई है। तो जब बच्चा किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होता है तो उससे उसमें क्या होता है कि रुचि उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा, आप छोटे बच्चों को देखते होंगे तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि नई नई चीज़ों को जानने की उनमें उत्सुकता होती है। तो जब जिज्ञासा होगा, उत्सुकता होगा, तो वो उसमें रुचि लेंगे सीखने के संदर्भ में। तो ये इंटरनल मोटिवेशन होता है, बिना किसी दंड, बिना किसी नकद पुरस्कार, बिना किसी चॉकलेट के ही वो उस चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक है। तो ये इंटरनल मोटिवेशन होता है, जबकि यहाँ पर बाहरी प्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात की गई है, तो ये भी सही से मिलाप नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए रुचि। रुचि यानी इंटरेस्ट लेने की बात की जा रही है। जब भी बच्चा किसी चीज में इंटरेस्ट लेता है तो उसके वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है और उसके वजह से उसका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए रुचि की वजह से इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है, ये बिल्कुल सही मिलाप है, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, यानी किससे शुरुआत करना चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा का भावना। मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर भी प्रतिस्पर्धा वर्ड दिख जाए वो निगेटिव सेंस में होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग है। कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, तो कैसे भी ये पॉसिबल है कि सभी बच्चों का एक पैमाने पर प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन कराया जा सके। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं था, इस वजह से ये निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा कहा जा रहा है सफलता के लिए इनाम देना। अभी मैंने पहले के प्रश्नों में भी कहा है कि जो इनाम होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और जैसे ही इनाम का लालच बच्चे के मन से हटेगा वो काम को करना या फिर अर्थपूर्ण अधिगम करना छोड़ देगा। तो इनाम जो होता है वो टेम्पररी होता है, सफलता के लिए नहीं है, हमारा निगेटिव सेंस में है। ठीक है, और उसके बाद से देखिए पहला विकल्प देखिए असफलता का डर। असफलता का डर मतलब कि फेल होने का डर। जब बच्चे में ये डर बैठ जाएगा तो बच्चा प्रयास ही नहीं करेगा। देखिए प्रयास किया क्यों जाता है? ताकि हम कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाए। अब अगर बच्चे के मन में या फिर मेरे मन में ये डर बैठ जाए कि मैं अगर कुछ भी प्रयास करूंगा तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, तो बच्चा प्रयास क्यों करेगा? तो बच्चे में ये मानसिकता होनी चाहिए, या फिर एज ए टीचर आपको ये बताना है कि भले ही आप असफल हो जाइए लेकिन कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। जैसे कि मान लीजिए आज आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कई बार आप फेल भी हुए होंगे, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप असफल रहे होंगे और फिर भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो आप असफल हो चुके हैं वो आपको हेल्प करेगा कि अब आने वाली परीक्षा में आप वो गलती ना दोहराएं। तो भले ही आप असफल हो गए हैं फिर भी आपने प्रयास किया था, और उस प्रयास की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि अब आने वाली परीक्षा में मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, यानी कि जो प्रयास आपने किया था उसकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इसे ही तो अधिगम कहते हैं। तो असफलता का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हम असफल हो या ना हो, इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रयास करें। तो असफलता का डर ये निगेटिव सेंस में हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। इसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश क्या हो गया? बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि उनका इन्वायरमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी दिसंबर 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।